आपने घर की छतों पर सोलर पैनल्स तो देखे होंगे। सरकार सब्सिडी भी दे रही है लगवाने के लिए, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज में भी आ रहा है। पर सवाल ये है कि देश में जो सोलर एनर्जी बन रही है वो स्टोर कहाँ हो रही है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सोलर पैनल में जितनी बिजली बनी वो सारी की सारी उसी वक्त यूज हो गई, या फिर कई बार जब एनर्जी नहीं बनती तो क्या करें, जैसे जब धूप नहीं होती या रात का समय हो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। या तो बिजली विभाग की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाए, या फिर बैटरी में एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर कर लिया जाए। पर क्या हमारे पास स्टोर करने के लिए सिस्टम्स हैं? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। भारत में बढ़ चढ़ के रिन्यूएबल एनर्जी बन तो रही है, पर बनने के बाद इस्तेमाल करने की अगली कड़ी का इंतजाम है या नहीं। और रिन्यूएबल एनर्जी की बात है तो एंट्री हो गई है अडानी ग्रुप की। इसके साथ एक और बात जानेंगे कि अब ट्रंप ने इंडिया के टैरिफ्स के बारे में क्या कह दिया। नमस्ते, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। 11 नवंबर 2025 को अडानी ग्रुप ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। इसमें बताया गया कि अडानी ग्रुप बनाने जा रहा है भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट। ये मार्च 2026 तक चालू हो जाएगा। और ये कितना बड़ा है? 1126 मेगावाट पावर कैपेसिटी और 3530 मेगावाट आवर एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी। अभी नंबर्स थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन आसान शब्दों में कहें तो ये सिस्टम एक बार चार्ज होने के बाद 1126 मेगावाट पावर को पूरे 3 घंटे तक लगातार सप्लाई कर सकता है। ये प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है? गुजरात के खावड़ा में, जहाँ पहले से ही अडानी का दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट मौजूद है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोलर प्लांट के पास ही बैटरी स्टोरेज रहे तो ट्रांसमिशन लॉस कम हो जाता है। माने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में होने वाला इलेक्ट्रिसिटी का लॉस वो कम हो जाता है। लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS, जिसे बेस बोलते हैं, वो होता क्या है और ये आपके लिए और मेरे लिए क्यों जरूरी है। आप फोन चार्ज करने के लिए पावर बैंक यूज करते हो, क्योंकि जब बिजली होती है तो पावर बैंक को चार्ज कर लेते हैं और फिर उसी से फ़ोन चलाते हैं जब फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई हो और आसपास कोई प्लग ना हो। बस यही सिस्टम आप समझ लो राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना है। सोलर पैनल दिन में खासकर दोपहर के 1-2 बजे ढेर सारी एनर्जी बनाता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। लेकिन शाम को सूरज डूब जाता है तो क्या? पूरा एनर्जी प्रोडक्शन ज़ीरो। विंड टर्बाइन तेज़ हवा होगी तो चलेगा, नहीं तो काम ठप। इसका मतलब है कि रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सूरज से, हवा से बनने वाली एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो कभी खत्म नहीं होती। जैसे सूरज की रोशनी से आप कभी भी एनर्जी बना सकते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो सप्लाई है वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। तो सवाल उठता है कि इस वेरिएबिलिटी को कैसे हैंडल करें। यहीं पर आता है बेस। फिलहाल जो बिजली की कमी पड़ती है उसे बिजली विभाग के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से पूरा किया जाता है। इसे बोलते हैं नेट मीटरिंग, जहाँ पर सोलर पैनल के साथ जुड़ा होता है ग्रिड का कनेक्शन। अगर सोलर एनर्जी कम बन रही है तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से ले लो, और ज़्यादा बन रही है तो ग्रिड को भेज दो ताकि वही बिजली दूसरों को सप्लाई की जाए। कुछ जगह बैटरी भी यूज़ होती है, पर उनको जिस मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है और उनकी जो कीमत होती है वो उन्हें ख़राब ऑप्शन बना देता है। ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसीलिए ज़रूरी है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है और एक स्टेप है जो इंडिया का एक एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है। तो एनर्जी ट्रांजिशन होता है, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी अपने ग्रिड में लेके आते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्योंकि इट्स मतलब पूरे दिन भर नहीं होती है। तो मान लीजिए सोलर है, वो दिन में हम उसको जनरेट करते हैं यूज, लेकिन रात में भी हो सकता है। तो हमको क्या है, वो एनर्जी स्टोर करके रखना है। तो वी वुड नीड ह्यूज स्टोरेज डिवाइसेस एट द इंडस्ट्रियल लेवल। और जैसे जैसे हम अपना एनर्जी ट्रांजिशन आगे बढ़ाएंगे, अपना जर्नी आगे हम लोग चलते जाएंगे, तो एनर्जी स्टोरेज का रोल उतना ही बड़ा होते जाता है। तो हम सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं एनर्जी के मामले में, तो हमको अपना एनर्जी स्टोरेज गेम भी उस लेवल पे लेके जाना है। एनर्जी ना कि हम लोग जनरेट कर रहे हैं, बट उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे अपने ग्रिड्स को हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, उस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। फिर से अगर मैं बोलूँ कि जैसे बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स का डिप्लॉयमेंट आप अगर वैसे बिहाइंड द मीटर छोटे एप्लीकेशंस में देखेंगे तो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है, क्योंकि वो एक कॉस्ट हो जाता है यूजर के लिए, तो वो लोग अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे थे। जबकि ऐसे बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स इंडिया में अगर लगते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग मॉड्यूल्स इंडिया में बनाना शुरू करेंगे। फिर उसका एक्सपर्टीज आएगा, जॉब्स क्रिएट होंगे, नए इकोनॉमी मतलब नए एलिमेंट्स इकोनॉमी में जुड़ेंगे। तो मॉड्यूल बनाना शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग पैक्स बनाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे हम सेल्स बनाना शुरू करेंगे। सेल्स भी हम अगर
हम उसमें भी हम अपना नो हाउ डेवलप हमने कर लिया। फिर धीरे धीरे क्या पता हम अपना रिफाइनिंग कैपेसिटीज भी अपने कंट्री में, अपने देश में हम लोग डेवलप करने में सक्सेसफुल हो। तो ये पूरा वैल्यू चेन जो है वो डेवलप हो सकता है। तो जो इकोनॉमिक्स है उस पे पॉजिटिव इफेक्ट देखा जा सकता है। बेस का काम क्या है? एक मास स्केल पावर बैकअप सिस्टम बनाना जो रिन्यूएबल एनर्जी बनने की अनिश्चितता को संभाल सकता है। माने एक तरह से इन्वर्टर की बैटरी की तरह काम करेगा। बेस की बैटरी ज़्यादातर मौक़ों पर लिथियम आयन से बनी होती है, वही टेक्निक जो हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कार सब में लगी होती है। अडानी का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 700 से ज़्यादा कंटेनर्स में लगाया जाएगा, मानो करोड़ों फ़ोन की बैटरीज को एक साथ इकट्ठा कर दिया गया हो। लेकिन अगर ये इतना ज़रूरी है तो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ ये वाला सेक्टर डेवलप क्यों नहीं हो पाया? काउंसिल ऑफ एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर के हिसाब से 2025 में भारत के पास लगभग 360 मेगावाट ही बेस्ट कैपेसिटी थी, मतलब बैटरी में स्टोर करने की कैपेसिटी। बस 360 मेगावाट, एक छोटा सा देश भी नहीं चल सकता इससे। और अडानी का ये अकेला प्रोजेक्ट 1126 मेगावाट का है, मतलब ये पूरा प्रोजेक्ट देश की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को 4 गुना बढ़ा देगा। ये सेक्टर कितना अंडर डेवलप्ड है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। अब क्यों है ये सिचुएशन? क्योंकि भारत की लगभग 70% बिजली अभी भी कोयले से आती है। कोयला एक पुराना, प्रदूषण करने वाला और नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा का सोर्स, और जो रिन्यूएबल एनर्जी बन रही है उसे स्टोर करने का सिस्टम ही नहीं है। तो क्या होता है, बहुत सारी क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी बर्बाद हो जाती है, या फिर ग्रिड में इतनी एनर्जी आ जाती है कि सिस्टम क्रैश हो जाता है। अब भारत का एक सपना है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनानी है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अगर आप 500 गीगावाट बना भी ले, उसे स्टोर करने के लिए सिस्टम ना हो तो क्या होगा? अगर रिन्यूएबल एनर्जी का सप्लाई ऊपर नीचे रहता है तो डिमांड को कैसे पूरा करेंगे? बैटरी से, बैटरी में स्टोर करके। जो एनर्जी दिन में बचती है उसे रात को यूज़ कर सकते हैं। और ये सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देश की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड मतलब समझ लीजिए बहुत सारे तारों का एक सिस्टम पूरे देश में जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को भी स्टेबिलिटी चाहिए, स्थिरता चाहिए। अगर अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, अचानक से यार डिमांड बढ़ जाती है, तो बेस उसको बैलेंस कर देता है। फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन, वोल्टेज के लिए सपोर्ट, लोड बैलेंस करना, ये सब बेस का काम है। बिना इसके ग्रिड अनस्टेबल हो जाता है, ब्लैकआउट्स हो सकते हैं और सिस्टम क्रैश कर जाता है। इसलिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम अब लग्जरी नहीं है, ये एक ज़रूरत बन गया है। सरकार भी अब जान गई है कि कितना अर्जेंट है। सरकार का टारगेट है 2032 तक 47 गीगावाट बेस कैपेसिटी बनाई जाए। ये एक चैलेंजिंग टारगेट है, इसलिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स भी दिए हैं और प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज कर रही है। अब अडानी ग्रुप भारत में सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोड्यूसर है। अडानी ग्रीन एनर्जी के पास लगभग 15,500 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, सोलर, विंड, सब कुछ। तो साफ लॉजिक है कि अगर हम इतना सारा रिन्यूएबल एनर्जी बना रहे हैं और अगर ये एनर्जी को स्टोर ही ना कर सके तो क्या फ़ायदा? तो क्यों ना खुद ही बेस बना ले। ये एक मास्टर मूव है, क्योंकि अगर अडानी 24/7 पावर दे सके, यानी दिन हो या रात, सोलर एनर्जी हो या नहीं हो, तो कोई भी बड़ी कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल यूनिट उनसे कॉन्ट्रैक्ट ले सकेगी और रिन्यूएबल पावर सप्लाई के लिए प्रीमियम भी पे करेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट खबर, 10 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए एक नया अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किया। उनका नाम है सर्जियो गोर, और इस नियुक्ति के मौके पर ट्रंप ने कहा कि भारत पर लगाए गए टैरिफ्स कम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत पर हमने 50% तक टैरिफ लगाए थे क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीद रहा था, लेकिन अब भारत ने वो कम कर दिया है, इसलिए हम टैरिफ कम कर देंगे। लेकिन यहाँ एक और बात जानना ज़रूरी है। भारत की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कहा कि भारत ने रशियन ऑयल खरीदना सिर्फ इकोनॉमिक रीजंस के लिए कम किया था, किसी के प्रेशर में आके नहीं। लेकिन फिर भी ये बयान ट्रंप का ही है, किसी को नहीं पता वो किस पल क्या बोल दे। आज का खर्चा पानी यही तक, लेकिन हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप सोलर जैसी रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया। हम माफ़ी मांगते हैं कि आप हर साल लल्लन टॉप अड्डा में आते हैं और थोड़ी देर के लिए रील्स देखना भूल जाते हैं। लल्लन टॉप अड्डे की वजह से आप अपने फेवरेट स्टार को लाइव देखते हैं और आपको उनसे फिर सवाल भी पूछना पड़ता है। आपकी शिकायत ये रहती है कि लल्लन टॉप क्विज में इतने इनाम आप जीत लेते हैं साहब कि वापस जाने में बड़ी समस्या होती है, और अड्डे में आपको थिरकने पर मजबूर कर देने वाली परफॉर्मेंस होती है जिसकी वजह से आप थोड़ा थक भी जाते हैं। अड्डे में आप इतनी सेल्फीज ले लेते हैं, इतने वीडियोस बना लेते हैं कि आपके फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती है। हर साल होता है लल्लन टॉप अड्डा, इस बार भी होगा 21, 22, 23 नवंबर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सुबह 11 बजे से। आइए कि हम फिर से आपसे माफ़ी मांग सकें आपके जीवन में थोड़ा आनंद घोलने के लिए।